Okay, so welcome to CLAT 2023 paper, official sample paper by NLU Consortium. And today what we are looking for is English section, precisely at least first two passages to be discussed today, right? और फ्रेंडशिप को अच्छे से डिफाइन किया कि फ्रेंडशिप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है इंट्रोवर्ट लोगों के लिए, और ये पूरा एटीट्यूड सॉल्यूशंस पे, तो बेसिकली आई कैन से दिस इज साइकोलॉजिकल पैसेज, साइकोलॉजी का पैसेज है. इसके बाद देखो, अगर तुम इसके क्वेश्चंस भी देखोगे तो तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा. सेकंड पैसेज को हम एक साथ देख लेंगे, पहले फर्स्ट पैसेज कवर कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पॉइंट 1.1. अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप एज अ फॉर्म ऑफ सॉलिट्यूड. तो एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन किस पे है, वीकन्स द आर्ग्यूमेंट्स वाले पे, बाय द ऑथर अबाउट डीप फ्रेंडशिप एंड अनइंटरप्टेड कन्वर्जेशन. और उसके बाद 1-to-1 पर्सन के बाद काउंटर इंट्यूटिव का मीनिंग पूछा है, दैट इज़ अ वोकैबुलरी मीनिंग. काउंटर इंट्यूटिव का वैसे मीनिंग तुम डायरेक्टली बता सकते हो, पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज पूछा भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली भी कोशिश करेंगे इसका. और इधर देखो, अंडरलाइन सेंटेंस इन द पैसेज अबव इज, अंडरलाइन सेंटेंस देखना पड़ेगा कौन सा है. इन्होंने पता है क्वेश्चन नंबर 1.4 में अंडरलाइन सेंटेंस किया ही नहीं, सीधे तुमसे पूछ लिया, जबकि पैसेज में है. पैसेज में तुमने इन्वर्टेड कॉमास देखे इसके, इन इन्वर्टेड कॉमास से ही मीनिंग निकल जाएगा. तो मुझे पता है 1.3 1.4 में बिना पैसेज पढ़े बता सकता हूँ आंसर क्या, क्योंकि 1.3 वोकैबुलरी का है और 1.4 ग्रामर का है. यस और नो, एक वोकैब का है और एक ग्रामर का. 1.5 पूछ रहा है वेटिंग फॉर योर फर्स्ट फायर फ्लाइट टू लर्न हाउ टू शूट योर वेपन. ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ आया था, और ये पूछ रहे हैं वो किससे रेफरेंस दे रहा है. तो पहले तो मुझे ये बताओ, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है विदाउट रीडिंग द पैसेज. इन्होंने अकॉर्डिंग टू द पैसेज तो पूछा ही नहीं है. काउंटर इंट्यूटिव अगर डायरेक्टली पूछ रहा है आपसे, तो आंसर सीमिंगली ऑब्जर्व्ड हो सकता है. ऑब्जर्व्ड का मतलब ऑकवर्ड, ऑब्जर्व्ड इज स्ट्रेंज, ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है वियर्ड. टेल मी, वियर्ड हो सकता है क्या? वियर्ड तब हो सकता है जब काउंटर इंट्यूटिव की जगह सिर्फ इंट्यूटिवली आपने कुछ मिस जजमेंट दे दिया. तो टेल मी वन थिंग, इंट्यूशन किसको कहते हैं? सिक्स्थ सेंस को कहते हैं, राइट? तो काउंटर इंट्यूटिव मतलब जो तुम्हारा मन कह रहा है उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट. तो बताओ, यूजिंग वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग दैट इज अपोजिट ऑफ द लिटरल मीनिंग, या मन वाला मीनिंग? मन वाला. लिटरल मीनिंग का मतलब समझे, शाब्दिक अर्थ. शाब्दिक अर्थ के अपोजिट में जा रहे हो, ये है बी ऑप्शन में. और सी ऑप्शन में क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट एंड कनेक्टेड पार्ट्स. ये तो साफ ही गलत है, हटा दो इसको. कॉन्ट्ररी टू द कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन. कॉमन सेंस है सिक्स्थ सेंस, और उसका अपोजिट मतलब कॉन्ट्ररी. बेटर है डी ऑप्शन. तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने बिना पैसेज पढ़े का आंसर निकाला. और एक 1.4 क्या पूछ रहा था, अंडरलाइन सेंटेंस इन द पैसेज अबव इज इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट. तुम जैसे ही ऑप्शंस पे नजर डालते हो तुमको साफ समझ में आ जाता है ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, पर पूछा किसके बेस पे? पैसेज के बेस पे. जैसे तुम्हारे जीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, बहाना पैसेज का होता है, क्वेश्चन फैक्चुअल भी पूछ लेते हैं, वो वाला. बताओ, अंडरलाइन सेंटेंस में ये सेंटेंस तो भले ही अंडरलाइन नहीं कर रखा है, पर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है. नीचे देखो, यू नीड टू नो ऑलरेडी हु योर आर कर रखा है इसे, फर्स्ट वाले में. सेकंड वाले में देखो, यू नीड टू नो ऑलरेडी हु योर्स आर. योर्स आर मतलब तुम्हारे कौन है, इतना बुरा नहीं है. एंड वॉट यू बिलीव, पर इसमें दिक्कत है. अगर हु योर्स आर का मतलब तुम्हारे कौन कौन है, तो वॉट यू बिलीव, तो तुम किस किस पे बिलीव करते हो. अजीब लग रहा है, मतलब ये इतना फिट नहीं हो रहा जितना सी ऑप्शन फिट हो रहा है. चेक करो, यू नीड टू नो ऑलरेडी हु यू आर एंड वॉट यू बिलीव. इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमास में इन्होंने ये बार बार जो करेक्शन यू योर वगैरह में दे रहे ना, यहाँ पर करेक्शन की जगह इन्होंने डाल दिया सिर्फ यू. तो बताओ, यू नीड टू बिलीव हु यू आर एंड व्हाट यू बिलीव फिट हो रहा है कि नहीं? आपको पता लगाना पड़ेगा आप कौन हो और आपको क्या विश्वास है. तो दोनों में यू आ सकता है, एंड दैट्स वाई सी ऑप्शन जो बैठ रहा है इनकरेक्ट. इसका मतलब पैसेज में वो इनकरेक्ट है, अब यहाँ पे वो क्या हो गया? करेक्ट. ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन था, लेकिन हम इसको तब तक ढंग से आंसर नहीं दे पाएंगे जब तक पैसेज में ना पढ़ पाएँ. क्या पता पैसेज में लाइन कुछ और होती, जिस लाइन का डी ऑप्शन भी दे रखा है करेक्ट, मतलब वो ऑलरेडी करेक्ट है. चेक करके बताना पड़ेगा, इसके लिए एक बार लाइन देखनी पड़ेगी, राइट? 1.4 1.3 का ऑलमोस्ट आंसर मिल गया. अब सीधे आ जाते हैं अपन पैसेज पे. तो एक तो डीप फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिला तुमको. यू नीड टू नो हु यू, ये आया लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, यू नीड टू नो ऑलरेडी हु योर एंड वॉट यू बिलीव. अब हमेशा अपने को डायरेक्टली इतना नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया है तो चलो अब यहाँ से तो पता लग गया योर की जगह क्या लगाना है, यू लगाना है. तो वैसे भी 1.4 अपना सही बैठ गया.
अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, उन 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑब्वियसली तुमको पूरा पैसेज रीड करना भी पड़े तो बुरा नहीं है, क्योंकि छोटा सा ही है पैसेज। हमने जिस कंपैरिजन की लेंथ को फॉलो किया है इन मॉक पेपर्स, ये उसके सामने कुछ भी नहीं। चेक करते हैं। Solitude can mean introspection, it can mean the concentration of focus, it can mean sustained reading. All of these help you to know yourself better. But there is one more thing I'm going to include as a form of solitude. बीच में कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना स्टूडेंट्स, राइट? मैं थोड़ा सा फ्लो में पढ़ूंगा। तो solitude का मतलब इंट्रोस्पेक्शन भी हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो मीन कंसंट्रेशन ऑफ द फोकस वर्क। क्या एक चीज़ याद रखना, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड का एक सिनोनिम्स है। लोनलीनेस में अकेला फील होता है, जबकि सॉलिट्यूड हम फोकस के लिए, मेडिटेशन के लिए करते हैं कि आई वांट टू फील सॉलिट्यूड, इट इज़ अ ब्लिसफुल फीलिंग, दैट्स वाई। इसने उसके पॉजिटिव साइड्स दिखाए कि इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हो उसमें। इंट्रोस्पेक्शन इज सेल्फ एनालिसिस, खुद का एनालिसिस करते हैं। इट कैन मीन सस्टेन रीडिंग, और ये सस्टेन रीडिंग में भी पॉसिबल है, यस और नो? लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी सॉलिट्यूड है। और देखो, all of these help you to know yourself better, but there is one more thing I'm going to include as a form of solitude, and it will seem counterintuitive: friendship. Tell me one thing, अभी तक solitude का मीनिंग जो हमने ऊपर वाले 3 देखे थे वो तो ऑब्वियस है, साइलेंट रीडिंग, फोकस्ड वर्क या इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन ये कह रहा है अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि काउंटर इंट्यूटिव है। सिक्स्थ सेंस लगाओ तो सॉलिट्यूड में कभी तुम फ्रेंडशिप फील कर नहीं पाओगे, पर ये कह रहा है नहीं, इसका एक और बेनिफिट है, फ्रेंडशिप। अब बताओ, ये होगा ना काउंटर इंट्यूटिव, एंड दैट इज़ द थॉट ऑफ द पैसेज। ये रियल थॉट यही है कि फ्रेंडशिप कैसे फॉलो कर सकती है सॉलिट्यूड में। तो चेक करो, ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप इज़ द ऑपोजिट ऑफ सॉलिट्यूड, बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स बीइंग विद अदर पीपल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वन काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इन पर्टिकुलर, द डीप फ्रेंडशिप। ये किसकी बात कर रहा है? इस पर क्वेश्चन भी था, याद करो, 1.2 था शायद, कि डीप फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राइट? तो हमने बात करी थी डीप फ्रेंडशिप ऑफ इंटीमेट कन्वर्जेशन, long uninterrupted talk with one another person, and who can know apart from you people, right? हमारी लॉन्ग कन्वर्जेशन नहीं होती किसी के साथ 1 to 1, लगातार देर रात लंबी बातें चली जा रही है, ठीक है? सो अब आपके वो ब्रदर और सिस्टर्स जो हैं जिनसे साथ में लंबी बातें चल रही है कि बर्थडे प्लान कैसे बनाना है, राइट? उस बर्थडे प्लान के लिए डीप फ्रेंडशिप वाली बातें हो रही है। फाइन, आगे देखो। Not skyping with 3 people, texting with 2 others at the same time while you hang out in a friend's room listening to music and studying. Don't you think this is multitasking? तो ये कह रहा है मल्टीटास्किंग वाली फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फोकस्ड डीप कन्वर्जेशन की बात करो तो 1 to 1 होती है, राइट? आगे देखो। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टॉकिंग टू योरसेल्फ, एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टॉकिंग टू योरसेल्फ इज बाय टॉकिंग टू अनदर पर्सन। ये कह रहा है वैसे तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब खुद से बात करना होता है, पर बेस्ट वे टू टॉक योरसेल्फ इज टू टॉक टू अनदर पर्सन। आ गया काउंटर इंट्यूटिव। आज तक हम ये सोचते हैं इंट्रोस्पेक्शन खुद से बात करने को कहते हैं, ये कह रहा है नहीं, सामने वाले से बात करते करते खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, डीप कन्वर्जेशंस करो, राइट? आगे देखो। वन अदर पर्सन यू कैन ट्रस्ट, वन अदर पर्सन टू हुम यू कैन अनफोल्ड योर सोल। ये उन लोगों की बात हो रही है जिनके सामने तुम बिल्कुल नेचुरल हो सकते हो, यू कैन अनफोल्ड योर सोल, ओके? वन अदर पर्सन यू फील सेफ इनफ टू अलाउ यू टू एक्नॉलेज थिंग्स टू योर सेल्फ एंड यू अदरवाइज कांट। वो जो तुम्हारे हर सीक्रेट को, हर बात को, बुराई को, सबको समझता हो, राइट? डाउट्स यू आरंट सपोज टू हैव, क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आस्क, वो सारी बातें तुम मुझसे कर सकते हो। वो डाउट्स, सिली डाउट्स, वो सिली क्वेश्चंस, ठीक है? ऐसा लग रहा है कोई पोएम पढ़ रहा हूँ मैं। एंड दैट यू अदरवाइज, आगे क्या लिखा हुआ है? फीलिंग्स और ओपिनियंस दैट वुड गेट यू लाफ्ड एट बाय द ग्रुप और रेप्रीमेंडेड बाय द अथॉरिटीज़। रेप्रीमेंडेड इज स्कोल्डेड। आपको अथॉरिटी से डांट पड़ सकती है, ऐसी ऐसी एडवाइस तुम नहीं दे सकते पर उनको दे सकते हो, राइट? उनको इतनी ओपिनियंस बता सकते हो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल थिंकिंग आउट लाउड। इसको क्या बोलते हैं? थिंकिंग आउट लाउड। लाफिंग आउट लाउड तो सुना ही होगा। आज हम बात कर रहे हैं थिंकिंग आउट लाउड की, है ना? डिस्कवरिंग व्हाट यू बिलीव इन द कोर्स ऑफ आर्टिकुलेटिंग इट। इट टेक्स जस्ट एज मच टाइम, जस्ट एज मच पेशेंस एज सॉलिट्यूड इन द स्ट्रिक्ट सेंस। तो ये समझ में आया क्या कि थिंकिंग आउट लाउड को आपको आर्टिकुलेट करने जितना ही ज़रूरी है उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि इट टेक्स जस्ट एज मच टाइम पेशेंस एज सॉलिट्यूड इन द स्ट्रिक्ट सेंस। जितना पेशेंस में आपको सब्र रखना होता है उतना ही सॉलिट्यूड में भी चाहिए। आगे बताओ। एंड आवर न्यू इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड हैज़ डिसरप्टेड इट जस्ट वायलेंटली। और हम सोच रहे थे कि ये जो लॉन्ग कन्वर्जेशन है ये हम मोबाइल पे कर सकते हैं, पर ऑथर यहाँ पे भी हमारे को काउंटर इंट्यूटिव बना रहा है। हम सोच रहे थे मोबाइल पे चल जाएगा, पर ये बोले नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं तो बर्बादी कर रखी इसकी, है ना? क्या कह रहा है? इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 or 2 फ्रेंड्स वी कैन सिट एंड टॉक फॉर 3 hours एट अ टाइम। वी हैव 968 फ्रेंड्स दैट वी नेवर एक्चुअली टॉक टू। पॉसिबल?
आगे, इंस्टेड वी जस्ट बाउंस वन लाइन मैसेजेस ऑफ एंड 100 टाइम्स अ डे. दिस इज नॉट फ्रेंडशिप, दिस इज डिस्ट्रैक्शन. यू गॉट इट माई फ्रेंड्स? बी अवेयर. तो क्या कह रहा है, अगर आप एक बार में एक बंदे से बात करने की कोशिश भी करोगे ना, साइड में से कोई पॉपअप तो होगा, तो इधर से एक लाइन छोड़कर आप उधर चले जाओगे, फिर उससे बात करके इधर आ जाओगे, तो ये चलता रहेगा. आगे देखो, ये कह रहा है बीच बीच में 100 टाइम्स अ डे अगर मोबाइल खोलकर तुम बात करते भी हो स्नैप के थ्रू, तो भी वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन है ना, क्योंकि वो तुमको अपने फोकस से हटाती है. आगे देखो, हाउ विल यू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड विजडम टू चैलेंज एन अनवाइज ऑर्डर और क्वेश्चन और रॉन्ग हेडेड पॉलिसी. अब आ रहा है ये मेन बात पे, बात जब याद रखना, ये लीगल पैसेज क्यों है, क्योंकि अभी तक इसने सॉलिट्यूड को फ्रेंडशिप से ही जोड़ा था, 1-to-1 कन्वर्सेशन, एंड दैट टू एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. अभी कह रहा है कैसे पता लगेगा तुमको कि अगर एक रॉन्ग हेडेड पॉलिसी चल रही है, एक अनवाइज ऑर्डर बैठा हुआ है, तो वो कैसे आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओगे जब तक आप खुद से उस पर चिंतन नहीं करोगे, राइट? हाउ विल यू फाइंड वर्ड्स ऑफ कंफर्ट दैट आर मोर दैन जस्ट एम्प्टी फॉर्मूलाज. कैसे कर पाओगे उन वर्ड्स को एक्सप्रेस जो बाकी सबके सामने तो लाफेबल होती है, पर किसी एक बंदे के सामने तो तुमको अपना नेचुरल बात बताना पड़ेगा ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या ये सही है, राइट? आगे देखो, these are truly formidable dilemmas. The time to start preparing yourself for them is now. What is formidable? Frightful लिख सकते हो, fearful. I must say, जो इंस्पायर करती है ना किसी फियर को, इंस्पायरिंग फियर भी इसका मीनिंग आता है. फॉर्मिडेबल मतलब करने लायक या ना करने लायक, ना करने लायक. दीज आर ट्रूली फियरिंग डिलेमास, मतलब इससे डर लगता है. डिलेमास समझते हो? डिलेमास, ट्रेजेडीज, कन्फ्यूजन्स, राइट? एनिग्मास, एनिग्मा समझते हो? एनिग्मा इज अ पजल. तो दीज आर क्वाइट फियरिंग पजल्स, जिसको कोई लफड़े में नहीं फंसना चाहता. The time to start preparing yourself for them is now, when you are still young, and the way to do it is by thinking through these issues for yourself: morality, mortality and honor. अब नहीं तो कब आपको इन सब चीज़ों के बारे में सबसे नहीं, सिर्फ एक पर्सन से बात करके डीप कन्वर्जेशन में ख़त्म करना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं. तो आपको मोरालिटी जैसे इश्यूज़ में, मॉर्टैलिटी जैसे इश्यूज़ में और ऑनर जैसे इश्यूज़ में डीप कन्वर्जेशन की ज़रूरत है. आगे देखो, सो यू विल हैव द स्ट्रेंथ टू डील विद दैम व्हेन दे अराइज, है ना? तो अगर तुम अपने सॉलिट्यूड में बैठकर इन तीनों पे चर्चा कर पाओगे, ये डिलेमास को सॉल्व कर पाओगे, जो कि किसी से बात तुम डायरेक्टली कर नहीं पा रहे हो, तो होगा क्या, एक दिन जिस दिन वो अराइज होंगे, जिस दिन डिबेट करना होगा उन चीज़ों पे, तब तुम ऑलमोस्ट रेडी होंगे. आया समझ? आगे देखो, तो मतलब हम लोग सिर्फ फ्रेंडशिप तक सीमित नहीं है, हमारा पैसेज मच मोर पे है, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ों पे जा रहा है. वेटिंग अंटिल यू हैव टू कन्फ्रंट, मतलब समझते हो? कन्फ्रंट मतलब फेस. तो वेटिंग अंटिल यू हैव टू फेस देम इन प्रैक्टिस वुड बी लाइक वेटिंग फॉर योर फर्स्ट फायर फाइट टू लर्न हाउ टू शूट योर वेपन. इस पर क्वेश्चन भी है. तो अगर आप वेट करते रहते हो कि जिस दिन होगा डिबेट उस दिन देख लेंगे, तो इट इज़ समथिंग लाइक वेटिंग फॉर द फर्स्ट फायर फाइट टू शूट योर वेपन. ये तो वही बात हो गई, गन लोड करके कभी तैयार करी नहीं आपने, बोले जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन देख लेंगे. तो बताओ, ये वही एग्जाम्पल दे रहा है जो एग्जाम्पल हम पहले से बोल रहे हैं कि अगर तुमने पहले कभी सॉलिट्यूड में इन चीज़ों पे विचार नहीं किया, जो इमोशनल डिलेमास हैं, जो सोसाइटी की रॉन्ग हेडेड पॉलिसीज़ हैं, इस पर अगर कभी तुमने खुल के बात नहीं करी, भले ही 1% से, तो तुम जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन भी बात नहीं कर पाओगे, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे. आगे देखो, वंस द सिचुएशन इज़ अपॉन यू इट्स टू लेट. You have to be prepared in advance. Yes or no? You need to know already who you are and what you believe. तो जिस दिन वो आप पे आएगा ऐसा लगेगा कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब क्या फायदा. तो इसलिए पहले से उसकी तैयारी थॉटफुली तैयार रखो, इम्प्लीमेंट बाद में कर लेना, ठीक है. एंड what your peers believe that may be exactly the problem, but you believe. तो बहुत बार क्या होता है, you need to know already who you are and what you believe, नॉट वॉट योर पियर्स बिलीव. ये समझे क्या? कभी कभार आपको खुद के बिलीव सिस्टम को भी चेक करना पड़ेगा रेदर देन वॉट योर पियर्स बिलीव, क्योंकि पियर्स जो बिलीव करते हैं अगर आप वही बिलीव करो तो कॉपी कैट हो गया. फिर आपका एग्जिस्टेंस कहाँ गया, आपका ओपिनियन कहाँ गया? इफ नथिंग मैटर्स एट ऑल अबाउट योर ओपिनियन, व्हाई डू यू एग्जिस्ट, है ना? और ये है एक छोटा सा एक्सर्प्ट फ्रॉम सॉलिट्यूड एंड लीडरशिप नाम की एक बुक है, वहाँ से. दैट्स इट. तो क्वेश्चन नंबर 1.1 अब तुम फेस आराम से कर सकते हो. बोलो आंसर क्या है? B. Which among the following is an example of friendship? Come on. B. I think example of friendship निकालने के लिए
अनूप एंड रजत प्ले चेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम चेस प्ले करना इज दैट और डीप कन्वर्जेशन? ये तो गलत है. सिर्फ प्ले चेस करने से नहीं होगा. रेशमा एंड डोना आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु ट्रस्ट ईच अदर इमेंसली. दे मीट आफ्टर अ ईयर एंड टॉक टू ईच अदर विदाउट होल्डिंग एनीथिंग बैक. इन पर्सन समझते हो, फेस टू फेस बातें हो रही होती है और भले साल भर बाद मिले और लगातार बहुत डीप कन्वर्जेशन में. क्या डीप कन्वर्जेशन बैठ सकता है ये? एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप के लिए अब बताओ. स्वीकार एंड रोशनी आर नेबर्स एंड स्टडी टुगेदर फॉर 2 days. नो नीड टू स्टडी, जस्ट नीड टू टॉक. तो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? वृंदा, करुणा, नेहा. ये तो वैसे ही गलत हो गया. 3 लोग आ गए, 4 है बल्कि. ठीक है, तो पंचायत ही नहीं करनी है चौथे में. आंसर सिर्फ किस में चाहिए? 1-to-1 कन्वर्जेशन. बी आंसर. ईजी. नेक्स्ट प्लीज. 1.2 which of the following if true weakens the arguments made by the author about deep friendship and uninterrupted conversation? कौन सा argument weak करता है? चेक करो. The internet and electronic mediums help people tide over the barrier of excessive self-consciousness and share things about themselves that they would not have during face-to-face conversation. Now tell me, interaction में इंटरनेट वाले मीडियम्स क्या करते हैं? बैरियर ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल या सेल्फ कॉन्शियसनेस को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं? टेल मी. ये कह रहा है मीडियम्स हेल्प पीपल टाइड ओवर द बैरियर्स ऑफ एक्सेसिव सेल्फ कॉन्शियसनेस. इंटरनेट से लोग एक्सेसिव सेल्फ कॉन्शियसनेस को कम कर पाएंगे और बात ज़्यादा कर पाएंगे. ये लिखा हुआ है ना. और शेयर कर पाएंगे वो चीज़ें जो वो फेस टू फेस नहीं कर सकते. ऑथर के आइडिया को वीकन करने के लिए पॉसिबल है या नहीं? वीकन तो कर रहा है. ऑथर का आइडिया क्या था? कि फेस टू फेस बात करना ज़्यादा अच्छा. ये कह रहा है नहीं, फेस टू फेस की जगह इंटरनेट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उस कंफर्ट एरिया को लेकर आ जाता है जो तुम फेस टू फेस जजमेंट्स में लाते हो. अब बताओ, ए ऑप्शन के बाद बी क्या है? फ्री एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द ग्रेव थ्रेट्स. अगर इंटरनेट पे चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो ऑथर भी तो यही कह रहा था कि इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहिए. यस और नो? टेल मी. फ्री एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल इन इंटरनेट. अरे ऑथर भी तो यही कह रहा था कि टेक्नोलॉजी इज नॉट अ बून, इट इज़ अ बेन फॉर कन्वर्सेशन, राइट? तो टेल मी, ये सपोर्ट कर रहा है या अपोज? हमको वीकन करने वाला चाहिए, तो दैट्स वाई बी तो साफ गलत है. यस और नो? अब बताओ सी वाला देख लेते हैं. अ पर्सन हुज इंटरेक्शन इज लिमिटेड टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल मे फाइंड इट हार्ड टू इंगेज अ पर्सन इन लॉन्ग डीप कन्वर्सेशन. जो हैंडफुल ऑफ पीपल के साथ लिमिटेड बात करता है उसके लिए लॉन्ग डीप कन्वर्सेशन करना बहुत भारी काम है. कंसिडर्ड बोरिंग इन टुडेज टाइम्स. उसको आजकल लोग बोरिंग कहते हैं. ऑथर चाह रहा था कि तुम्हारे कम बातें हो, ज़्यादा बातें हो, पर जब भी जिससे बात हो सॉलिट्यूड में हो और लंबी हो. ये क्या कह रहा है? जो लोग बातें ही बहुत कम लोगों से करते हैं उनकी लंबी कन्वर्सेशन होना पॉसिबल नहीं है. हमारे पास ए ऑप्शन तो कंफर्म सही है और ए ऑप्शन के अलावा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, अच्छा डी में दोनों आ रहे हैं, ए एंड सी बोथ. तो ए एंड सी बोथ पे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं. कर लो. बताओ सी वाला ऑलमोस्ट ठीक है. क्या कहना चाह, मैं एग्जैक्टली इस पर रेफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कह रहा है हैंडफुल ऑफ लोगों से बात करोगे तो लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी. और हमको भी वो वीकन करने वाला अलग चाहिए था. तो वीकन करने के लिए 2 ऑप्शंस मिल गए अपने को. कौन कौन से? सी नहीं होता तो किसको टिक करते हैं? ए को ही करते हैं. और वैसे भी ए और सी में अगर तुम कंपेयर करोगे डी नहीं होता तो ए वाला स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ए वाला एज इट इज मेंशन भी है पैसे में, टेक्नोलॉजी इज़ अ बैरियर. हम कह रहे हैं नो टेक्नोलॉजी इज़ अ बून. तो दोनों में क्या फ़र्क आ गया कि ए इज़ ऑलमोस्ट बेटर देन सी, बट ए और सी दोनों मिल रहे हैं, इसलिए दोनों के बाद कौन रह रहा है? ए और सी बोथ. सबने डी लगाया था. वो इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ इसी को कंसिडर किया, ए ऑप्शन को कंसिडर ही नहीं किया. उन्होंने इसको इंटरनेट बैरियर को और अच्छा सरप्लस अमाउंट में हेल्प करने वाला माना ही नहीं, जबकि साफ साफ दिख रहा है ये हेल्प कर रहा है. और हमारा ऑथर कह रहा था कि हेल्प नहीं करता. तो टेल मी वन थिंग, ये वीकन तो कर रहा है ना अपने आइडिया को, बल्कि मैं तो सी को ना मानकर ए पे जाऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए आंसर की मैंने बोला ना इश्यूज़ हैं. तो आपकी ऑफिशियल आंसर की जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ऑफिशियल आंसर की में भी इश्यूज़ हैं. इनमें से सी और ए में भी मैं ए पे जाना ज़्यादा पसंद करूँगा. तो टोटल जाओ आप बोथ ए एंड सी पे, ऑप्शंस में दे रखा है इसलिए. और चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1.3 इज डन ऑलरेडी. 1.4 भी एक बार हो चुका है. बोलो, हु योर आर, हु योर्स आर या हु यू आर? हु यू आर. ये वैसे ही बैठ रहा है. इनकरेक्ट तो ऑब्वियसली था, वो पढ़ते पढ़ते लग गया होगा इनकरेक्ट था. एक बार तो मुझे लगा कि ये मिसप्रिंट क्यों रखी इन्होंने, फिर पता लगा ये ग्रामर का क्वेश्चन है.
1.5 क्वेश्चन पूछ रहा था, वेटिंग फॉर योर फर्स्ट फायर फ्लाइट टू लर्न हाउ टू शूट योर वेपन, क्या होना चाहिए? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वेटिंग टू डू समथिंग व्हेन यू कन्फ्रंट इन द प्रैक्टिस। टेल मी, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना ये, जो हमने वो एग्जाम्पल नहीं दिया था, एक तरह से मेटाफोरिक एग्जाम्पल था, या फिर वट एवर से इट्स सिमिलर एग्जाम्पल, कि तुमको ये चीज़ प्रूव करने के लिए उसने ये चीज़ बताई थी कि कभी बार वेपन लोड करे बिना तुम वॉर में उतरने के लिए तैयार बैठे हो, तो वो गलत है, पहले तुम तैयारी करो उसकी, राइट? तो बोलो ये एक्सप्लेनेशन था क्या उसका? ये उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कह सकते हो, या फिर ये उसका एक एग्जाम्पल था। तो बताओ एग्जाम्पल वाला बैठ रहा है डी ऑप्शन में। अब बी और सी में चेक करो क्या लिखा हुआ है, क्रिटिसिज्म और मेटाफर, वो भी किसका? वेटिंग टू डू समथिंग ओनली व्हेन यू कन्फ्रंट देम इन द प्रैक्टिस। तो देखो सेकंड पार्ट सबका सही है, फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक्स हैं। तो बताओ ये मेटाफर कब होगा? मेटाफर जब ये डायरेक्ट एग्जाम्पल होगा। चेक करो, क्या मेटाफर ऐसा होता जैसे यू आर द फायर फाइटर, डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, यू आर द फायर फाइटर एंड योर नो प्रिपरेशन इज लाइक एन अनलोडेड वेपन, उसमें लाइक भी नहीं बोलेंगे, योर नो प्रिपरेशन इज अनलोडेड वेपन, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मेटाफर में क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन जैसी कोई चीज़ नहीं, इन्होंने शायद लाइक वाइक यूज़ किया था बीच में, चेक करना एक बार, उन्होंने बीच में कोई लाइक या एज वाला कुछ यूज़ किया क्या? हाँ, वुड बी लाइक यूज़ कर रखा है ना, वुड बी लाइक वेटिंग फॉर योर, तो ये सिमिली हुई कि नहीं? अब वैसे भी सिमिली में एग्जैक्ट सिमिली भी नहीं है, क्योंकि पूरा एक सेंटेंस में लाइक दे रखा है। तो चेक करो, इस हिसाब से तो मुझे लगता है मेटाफर तो साफ गलत है। क्रिटिसिज्म वाले का मतलब समझना, क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया कि ये एक अपोजिंग पॉइंट है टू दैट थिंग वेयर समथिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू कन्फ्रंट इट, ठीक है? तो अगर मैं किसी चीज़ को जब देखता हूँ तभी उसको फेस करता हूँ, उसका अपोजिंग पॉइंट है क्या ये? जी नहीं, ये उसका सपोर्टिंग पॉइंट है। तो ये समझ में आया कि क्रिटिसिज्म की गलत क्यों हो गया, क्योंकि क्रिटिसिज्म उसका कॉन्ट्ररी पॉइंट हो जाएगा, और हमको कैसा चाहिए? सेम पॉइंट। तो सेम पॉइंट कहाँ दे रखा है? स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ जनरल फिनोमिना ऑफ वेटिंग टू डू समथिंग टिल यू कन्फ्रंट इट, ये हम सबके नेचर में, हम उसका तब तक वेट करते जब तक वो सामने नहीं आ जाती। तो ये कह रहा है नहीं, डीप कन्वर्सेशन करके उसको पहले से रिजॉल्व कर दो। हियर वी कंप्लीट 5 क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, राइट? स्टार्ट पैसेज नंबर 2। एक चीज़ क्या कॉमन पकड़ में आई तुमको, 3 क्वेश्चन ही थे टेक्स्ट पे, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होता तो तुम क्या करते? वो 2 करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन तुम्हारे पास टाइम है, तुमको पैसेज छोटा लग रहा है, तो क्विक रीडिंग एंड 3 आंसर्स रेडी फॉर यू। और हाँ, आंसर की भी गलत हो सकती है। चलो, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला।